हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना जो अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है वह चल रहा है दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसकी शर्तें 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई। इसके मामले में दोस्तों 3 वीडियो क्लासें मैं इस चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। आरटीई की आज दोस्तों यह लास्ट क्लास है या अंतिम वीडियो क्लास साबित होने जा रही है, यानी आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोस्तों एक तो अध्याय 4 की कुछ धाराएं बच गई, उनके बारे में अध्ययन करना है और आगे के जो 2 अध्याय हैं, अध्याय 5 और अध्याय 6 और अध्याय 7, इनके बारे में भी दोस्तों अपने को पढ़ना है। तो देख लीजिए, जो धारा 25 है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था दोस्तों धारा 24, जिसमें ये जो आरटीई अधिनियम 2009 है, इसके आधार पर एक शिक्षक के क्या क्या दायित्व होने चाहिए भाई, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। धारा 25 देखें आप, धारा 25 में दोस्तों उल्लेख किया गया है कि आरटीई के तहत जो विद्यालय चलते हैं उनके अंदर विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए भाई, कितने विद्यार्थियों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए। यह प्रावधान दोस्तों 2 अलग अलग श्रेणियों में निर्धारित किए गए हैं, एक तो कक्षा 1 से 5 तक और दूसरा दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक। आप सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक देख लीजिए भाई। कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा भाई। जैसे ही दोस्तों संख्या डबल होगी विद्यार्थियों की, शिक्षकों की संख्या भी डबल हो जाएगी, यानी 30 विद्यार्थियों पे 1, 60 विद्यार्थियों पे 2, 90 विद्यार्थियों पे 3, 120 विद्यार्थियों पे 4। लेकिन यहां ध्यान देना दोस्तों, जो 150 विद्यार्थी है जिस विद्यालय के अंदर, वहां 5 तो होंगे शिक्षक और उस विद्यालय को एक मिल जाएगा एचएम यानी प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर। बात क्लियर है? ध्यान रखना, धारा 25 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात 30:1 के रूप में होगा। जैसे जैसे संख्या डबल होती जाएगी या मल्टीप्लाई होती जाएगी, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही विद्यार्थियों की संख्या 150 पहुंच जाएगी तो 5 तो होंगे शिक्षक उस विद्यालय में और एक होगा भाई एचएम। बात क्लियर है? एक और बात ध्यान रखना, यहां यदि किसी भी ऐसे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 200 से भी अधिक हो जाती है तो दोस्तों एचएम तो रहेगा एक। जो विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात है वह 30:1 से बढ़कर 40:1 हो जाएगा। बात क्लियर है? दोबारा बता देता हूं, 30:1 पर एक शिक्षक होगा भाई, या 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होगा कक्षा 1 से 5 तक। जब ये संख्या बढ़ती बढ़ती 150 विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगी तो शिक्षकों की संख्या तो हो जाएगी 5 और एक हो जाएगा एचएम। लेकिन यदि इस विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की संख्या 200 से भी ज्यादा हो गई तो दोस्तों अब कक्षा में बच्चों की संख्या और शिक्षकों का अनुपात 40:1 हो जाएगा। अब दोस्तों 30:1 नहीं रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जानकारी भी देख लीजिए। कक्षा 1 से 5 तक धारा 25 के अनुसार एक विद्यालय में जो कार्य दिवस होंगे कि इतने दिन स्कूल चलेगी, तो दोस्तों 200 दिन चलेगी भाई। कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन के कार्य दिवस होना जरूरी है। और यदि आपसे घंटों की संख्या पूछ ली जाए, भाई कितने घंटे एक वर्ष में अध्यापन के लिए होने चाहिए, तो दोस्तों इनकी संख्या 800 है। कितनी है? 800। तो दोबारा देख लीजिए, कक्षा 1 से 5 तक धारा 25 के अनुसार 200 तो होने चाहिए कार्य दिवस और कालांशों की संख्या होनी चाहिए भाई 800। नेक्स्ट देखें, धारा 25 का जो लेवल 2 है दोस्तों, यानी कक्षा 6 से 8 तक, इसमें दोस्तों विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात होता है 35:1। विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात कितना होता है भाई? 35:1। और कक्षा 6 से 8 तक जो विद्यालय संचालित हो रहा है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, ऐसे विद्यालयों में यदि विद्यार्थियों की संख्या 100 पहुंच जाती है तो दोस्तों उनको एक एचएम भी मिल जाता है भाई। कौन मिल जाता है? एचएम। नेक्स्ट देखें, जो कक्षा 6 से 8 तक होते हैं इसमें दोस्तों कार्य दिवस 200 नहीं 220 दिन होने चाहिए भाई।
कक्षा 1 से 5 तक तो केवल 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवसों की संख्या 20 दिन अधिक होती है, यानी 220 दिन। जैसे ही दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक कालांशों की संख्या पूरे वर्ष में 800 घंटे होती है, वैसे ही कक्षा 6 से 8 तक इन कालांशों की संख्या 200 घंटे बढ़ जाती है और कुल मिला के दोस्तों 1000 कालांश हो जाती है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई, धारा 26 में लिखा गया है कि अध्यापक के रिक्त स्थान एक विद्यालय में जो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत संचालित हो रही है, ऐसे विद्यालय में दोस्तों कितने पद रिक्त हो सकते हैं भाई? ध्यान रखना दोस्तों, 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए भाई। किसी भी ऐसे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 10% से रिक्त अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। बात क्लियर है? कहने का मतलब है कि किसी भी ऐसे विद्यालय में 10% से अध्यापकों के अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27 देखे क्या कहती है। धारा 27 में दोस्तों उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों को केवल जनगणना, आपदा और चुनाव, इन 3 कार्यों में तो सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इन 3 के अलावा अन्य किसी कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए। पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सी धारा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन कार्य और चुनावों के अलावा और किसी कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह जानकारी धारा 27 में उल्लेखित है भाई। धारा 28 देखें, धारा 28 में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा शिक्षक जो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सरकारी शिक्षण संस्था में कार्य कर रहा है, वह शिक्षक दोस्तों निजी ट्यूशन का कार्य नहीं कर सकता भाई, या निजी शिक्षण का कार्य नहीं करवा सकता। इसके ऊपर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है भाई। अध्याय 5 देखें दोस्तों, अध्याय 5 में 2 धाराएं हैं, एक तो धारा 29 और दूसरी है दोस्तों धारा 30। धारा 29 में लिखा गया है दोस्तों कि कक्षा 1 से 8 तक यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्धारण है, और पाठ्यक्रम का निर्धारण दोस्तों समुचित सरकार करती है। कौन करती है? समुचित सरकार। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण का जो कार्य किया जाता है वो दोस्तों सिर्ट संस्था के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है? धारा 29 में उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्धारित करें। धारा 30 में उल्लेख किया गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत जो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण संस्थाएं चल रही है और उनमें जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन्हें दोस्तों बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। साधारण सी बात तो ये दोस्तों कि इनके लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य ही नहीं है, बोर्ड परीक्षा अनिवार्य ही नहीं है। तो धारा 30 कहती है कि कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहां आपको मैं एक बात स्पष्ट रूप में बता देता हूं। जो अपने राज्य की राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट में कक्षा 5 और कक्षा 8 इन दोनों स्तरों पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन लागू कर दिया गया है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि क्या राजस्थान में कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाएं ली जाती हैं? तो यह बात बिल्कुल सत्य है। और यदि अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए आरटीई अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार, तो दोस्तों आपकी जो धारा 30 है वो ये बात स्पष्ट रूप से कहती है कि इसके अधीन चलने वाली शिक्षण संस्था में कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाना अनिवार्य नहीं है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जो आपका अध्याय 6 है दोस्तों, अध्याय 6 की जो धारा 31 है इसमें उल्लेख किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको अध्याय 6 के बारे में ही बता देता हूं कि इसके अंदर कौन सी बात का उल्लेख किया गया है। इसमें दोस्तों बाल संरक्षण की बात कही गई है कि आरटीई के अधीन जिन शिक्षण संस्थाओं में अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा भाई? उनको संरक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है, आयोग कौन कौन से हैं, ये जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों अपन अध्याय 6 में। तो अध्याय 6 में दोस्तों धारा 31 से लेकर आप धारा 34 तक अध्ययन करेंगे भाई।
तो धारा 31 में देखिए किस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 31 में दोस्तों बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की बात कही गई है भाई। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की दो धाराओं का आप विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। एक तो धारा संख्या 3 का और दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है धारा संख्या 17 का। धारा संख्या 3 के अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन की बात कही गई है। ये धारा संख्या 3 दोस्तों अपना इस आरटीई अधिनियम 2009 की धाराएं नहीं है। ये जो दो धाराएं हैं धारा 3 और धारा 17, ये दोस्तों ये जो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 है ना, इसकी धाराएं हैं। तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में तो उल्लेख किया गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन के बारे में, और जो इसकी धारा 17 है उसमें लिखा गया है राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में। तो ध्यान रखना दोनों का कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का प्रावधान बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में है? तीसरी धारा में है। जबकि राज्य बाल संरक्षण आयोग का प्रावधान इस 2005 के अधिनियम की कौन सी धारा में है? धारा 17 में है। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका आर्टिकल 32 है, अपना आरटी 2009 का जो धारा 32 है या जो अनुच्छेद 32 है, उसमें दोस्तों लिखा गया है बाल संरक्षण के लिए अपील की जा सकती है भाई। बाल संरक्षण से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके मामलों में दोस्तों अपन इन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अधीन अपन अपील कर सकते हैं। तो अपील का प्रावधान पूछ ले तो आपको धारा 32 बतानी है। ठीक है। धारा 33 में देखिए किस बात का उल्लेख किया गया है। बाल संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात कही गई है भाई। तो पूछ लेगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन सी धारा के अनुसार किया जाएगा भाई? धारा 33 के अनुसार किया जाएगा। इसमें कुल मिला के कितने सदस्य होने चाहिए भाई? इसमें दोस्तों 15 सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष है वो दोस्तों भारत का मानव विकास मंत्री होता है भाई। कौन होता है? भारत का मानव विकास मंत्री। ध्यान रखना जरूर, राष्ट्रीय बाल सलाहकार परिषद का प्रावधान किस धारा में है? धारा 33 में है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मानव विकास मंत्री होता है भाई। एक आप ध्यान रखोगे इसका बैठक का, कि ये जो आपकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है इसकी बैठक कितने महीने से होती है भाई? इसकी बैठक दोस्तों 3 महीने से होती है। कितने महीनों से होती है? 3 महीनों से। नेक्स्ट देखिए, धारा 34 में दोस्तों उल्लेख किया गया है राज्य सलाहकार परिषद का। दोस्तों जिस प्रकार से धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, वैसे ही दोस्तों राज्य स्तर पर धारा 34 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होते हैं, वैसे ही राज्य सलाहकार परिषद में भी 15 सदस्य होते हैं। जिस प्रकार इसकी बैठक 3 महीने के अंतराल पे होती है, वैसे ही राज्य सलाहकार परिषद की बैठक भी दोस्तों 3 महीने के अंतराल पर ही होती है। और इन परिषदों का कार्यकाल होता है भाई 2 वर्ष। इन परिषदों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष। लेकिन जो डिफरेंट की बात है, जो अंतर की बात है मुख्य रूप से वो ये है इन दोनों के मामलों में कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष तो होता है मानव विकास मंत्री, और जो राज्य सलाहकार परिषद है इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य का शिक्षा मंत्री। कौन होता है भाई? राज्य का शिक्षा मंत्री। बात क्लियर है? ठीक है। यहां आप एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि इन परिषदों में ये जो 15 सदस्य चुने जाते हैं ना, ये 15 सदस्य, इनका चुनाव किस तरीके से होता है भाई? ये 15 सदस्य कौन कौन होते हैं ये भी तो ध्यान रखना जरूरी है। तो यहां आप ध्यान दे लीजिए कि ये जो 15 सदस्य इनमें दोस्तों 1/3 सदस्य तो फीमेल होने चाहिए भाई, महिलाएं होनी चाहिए। राज्य सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जो 15 सदस्य होते हैं इनके 1/3 सदस्य तो दोस्तों महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही 9 सदस्य एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये भारत में दोस्तों अल्पसंख्यक के लोग हैं या अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं। तो इन कैटेगरियों से दोस्तों 9 सदस्य चुने जाएंगे भाई इस परिषद के लिए। 9 सदस्य एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य महिलाओं के लिए चुने जाएंगे। बच गया 1 सदस्य। 1 सदस्य दोस्तों कोई भी शिक्षाविद हो सकता है भाई। जो अन्य सदस्य चुने जाएंगे वो शिक्षाविद के रूप में चुने जाएंगे। तो बात क्लियर है? ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों लास्ट अध्याय जो आरटी अधिनियम 2009 है,
इसमें दोस्तों कुल मिला के 7 अध्याय हैं, तो अपना अंतिम अध्याय है अध्याय 7, और कुल मिला के धाराएं हैं भाई 38। कितनी है? 38। तो 38 में से दोस्तों 34 तो अपन पढ़ चुके हैं, जो आगे की बच गई धारा 35, 36, 37 वो भी देख लीजिए। और ये जो आरटी अधिनियम 2009 इसके अंदर अनुसूचियों की संख्या केवल 1 है भाई। क्या है? कितनी? 1 अनुसूची है। तो देखिए अध्याय 7 की धारा 35 में किस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 35 में लिखा गया है कि समुचित सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें समय समय पर इस आरटी के अधिनियम के मार्गदर्शन से संबंधित सिद्धांत बनाती रहेगी या सिद्धांत जारी करती रहेगी। धारा 35 में प्रावधान किया गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के मामले में जितने भी मार्गदर्शन और सिद्धांत बनाए जाएंगे वो समुचित सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे भाई। ठीक है। धारा 36 देखिए। धारा 36 में लिखा गया है दोस्तों कि जो पहले की धाराएं अपन पढ़ चुके हैं, धारा 13 पढ़ चुके हैं, धारा 18 पढ़ चुके हैं और धारा 19 पढ़ चुके हैं, इन धाराओं के मामले में जो दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी है ना, इस बात का प्रावधान किया गया है धारा 36 में। तो आपसे पूछ ले कि धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी या स्वीकृति का प्रावधान आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है भाई? तो आपको जवाब देना है दोस्तों धारा 36 में। कौन सी में है भाई? धारा 36 में। धारा 27 में देखिए दोस्तों कौन सी बात का उल्लेख किया गया है। धारा 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो एसएमसी के खिलाफ जितने भी वाद विवाद और परिवाद होते हैं उनकी सुनवाई धारा 37 के अनुसार की जाएगी भाई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी के खिलाफ जितने भी वाद विवाद परिवाद के जो मामले हैं उनका उल्लेख धारा 37 में किया गया है भाई। आपकी अंतिम धारा देख लीजिए, धारा 38। धारा 38 में लिखा गया है कि समुचित सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही सरकारें आरटीई 2009 के अधिनियम से संबंधित नियम और अधिसूचनाएं जारी करेगी। आरटीई अधिनियम 2009 के मामले में जितने भी नियम बनाए जाएंगे, जितने भी अधिसूचनाएं जारी की जाएगी या जितने भी दोस्तों नियमों की नई व्यवस्था की जाएगी या पुरानी व्यवस्था में जो भी बदलाव किया जाएगा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा समुचित रूप से किया जाएगा। यह है दोस्तों आपका आरटीई अधिनियम 2009। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों अपना ये अधिनियम कंप्लीट हो चुका है। यदि आप आज की वीडियो क्लास को इसी वीडियो क्लास में कंठस्थ करना चाहते हैं तो मेरे साथ दोस्तों एक बार रिवीजन देख लीजिए। आज की वीडियो क्लास अपन ने दोस्तों प्रारंभ की थी धारा 25 से। धारा 25 में उल्लेख किया गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए भाई। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक देखें। कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होगा। जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या डबल होगी दोस्तों शिक्षकों की संख्या भी डबल हो जाएगी। लेकिन यदि ये संख्या बढ़ते बढ़ते यदि 150 तक पहुंच जाए विद्यार्थियों की तो शिक्षक तो हो जाएंगे दोस्तों 5 अकॉर्डिंग टू रूल, और यहाँ उस स्कूल को एक एचएम भी मिल जाएगा भाई, एक प्रधान अध्यापक भी मिल जाएगा। और यदि संख्या 150 से भी अधिक यानी 200 से ज्यादा हो जाएगी तो ये जो पहले वाला अनुपात है ना विद्यार्थी और शिक्षकों का 30:1, ये दोस्तों अब 40:1 में हो जाएगा भाई। जैसे स्कूल में 200 से ज्यादा विद्यार्थी हुए प्रत्येक कक्षा के अंदर दोस्तों 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। पहले इनकी संख्या कितनी थी भाई? 30 थी। और कार्य दिवस होंगे दोस्तों 200 1 से 5वीं कक्षा तक, और कालांशों की संख्या होगी 800। कक्षा 6 से 8 तक दोस्तों 35 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। जैसे ही स्कूल में 100 विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों एक एचएम भी मिल जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन तो होते हैं कार्य दिवस, और कालांशों की संख्या होती है दोस्तों 1000। धारा 26 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी विद्यालय में अध्यापकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए भाई। और धारा 27 कहती है कि अध्यापकों को जनगणना, आपदा कार्य और चुनाव के अलावा अन्य किसी कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धारा 28 में लिखा गया है कि कोई भी सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाने वाला अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं चला सकता भाई, या निजी शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। अध्याय 5 में धारा 29 में लिखा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा का जो सिलेबस है या फिर जो पाठ्यक्रम है वह समुचित सरकारें मिलकर बनाएगी भाई।
धारा 30 में लिखा गया है कि इन प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो बोर्ड परीक्षाएं लगती है उनका आयोजन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में 5वीं और 8वीं की बोर्ड को लागू कर दिया गया है भाई। नेक्स्ट देखें अध्याय 6 देखें। अध्याय 6 में दोस्तों धारा 31 का प्रावधान किया गया है और यहाँ बाल संरक्षण की बात आ जाती है। तो ये यहाँ लागू होती है दोस्तों बात बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की। इस अधिनियम 2005 की धारा 3 में तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात कही गई है और धारा 17 में दोस्तों राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात कही गई है। धारा 32 में लिखी गई है कि अपन बाल संरक्षण के लिए दोस्तों अपील कर सकते हैं। धारा 33 में दोस्तों राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद की बात कही गई है। इन दोनों परिषदों में दोस्तों सदस्यों की संख्या तो है 15 और इनकी बैठकें 3 महीने के अंतराल पर होती है और इनका कार्यकाल होता है भाई 2 वर्ष। जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति होती है उसका अध्यक्ष तो होता है मानव विकास मंत्री और राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, उस राज्य का शिक्षा मंत्री। ये जो 15 सदस्य होते हैं इनमें से दोस्तों 1/3 सदस्य तो महिलाओं से चुने जाते हैं, 9 व्यक्ति SC ST और अल्पसंख्यकों से चुने जाते हैं, जो और कोई अन्य सदस्य बच गए वो दोस्तों शिक्षाविद के रूप में शामिल किए जाते हैं। अध्याय 7 की धारा 35 में लिखा गया है कि RT अधिनियम से संबंधित जितने भी मार्गदर्शन सिद्धांत है वो समुचित सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किए जाए भाई। धारा 36 में लिखा गया है कि धारा 13, 18 और 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी या जो स्वीकृति का प्रावधान है वो इस धारा में उल्लेखित है, यानी धारा 36 में उल्लेखित है। धारा 37 में लिखा गया है कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ जितने भी वाद विवाद परिवाद होते हैं वो दोस्तों इसके तहत सुलझाए जाएंगे। और धारा 38 में लिखा गया है समुचित सरकार के द्वारा RT अधिनियम 2009 से संबंधित नियम और अधिसूचनाएं समय समय पर जारी की जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ठीक तरीके से तैयारी करवा सकता है तो दोस्तों आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।